क्वेश्चन नंबर 1 से आइए, देखिए क्या कह रहा है। कलहड़ की राज तरंगड़ी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में बितिस्ता नदी के तट पर स्थापित किया था। अशोक ने क्या है, एक नगर स्थापित किया था दोस्तों, बितिस्ता नदी। वर्तमान में दोस्तों इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, इस नदी को वर्तमान में आप झेलम के नाम से जानते हैं। बितिस्ता, ये झेलम का पुराना नाम है, वैदिक नाम है। तो सम्राट अशोक ने बनवाया था, और सम्राट अशोक ने कौन सा बनवाया था भाई, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, श्रीनगर। किसकी चर्चा होती है, श्रीनगर की चर्चा होती है। कश्मीर में इसको बसाने का श्रेय इसी को दिया जाता है भाई, ये यहाँ से करना है। तो बितिस्ता, यहाँ पे श्रीनगर की चर्चा होगी, ये विशेष रहेगा। हो जाएगा सभी का भाई। चलिए आगे बढ़िए। 1750 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का पता किसने लगाया था, ये आपको बताना है। तो टिम पैंथेलर महोदय ने, किसने लगाया था, थेलर महोदय ने, टिम्फैथेलर महोदय के द्वारा इसके बारे में पता लगाया गया था। टिम्फैथेलर ने इसका पता लगाया था। 1837 में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो इसको पढ़ने का कार्य सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने किया था। जेम्स प्रिंसप ने इसको पढ़ा था। गुप्त वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, हालांकि ये विवादित होता है, लेकिन दोस्तों श्री गुप्त को यहाँ पर गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में रखते हैं। 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स यहाँ से करना है, ठीक है। चलिए भाई, ये यहाँ से लेकर के चलिएगा, सभी के लिए विशेष रहेगा। हो जाएगा, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पड़ाव पर आते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने दोस्तों, किसने, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था। क्या, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। धर्म प्रचारक बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, धर्म प्रचारक बंधु के नाम से समुद्रगुप्त को ही जाना जाता है। समुद्रगुप्त को दोस्तों धर्म प्रचारक बंधु कहते हैं। इसके अलावा इसकी एक उपाधि थी कविराज, कविराज की उपाधि भी इसने धारण करी हुई थी। ये यहाँ से ध्यान रखना, सब समुद्रगुप्त के लिए। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त के समय में आया हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिनको हम लोग कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य। हालांकि दोस्तों फायान ने अपनी किसी भी रचना में किसी शासक का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन जिन कालखंडों में जिन स्थानों का और परिस्थितियों का वो वर्णन करता है, उससे सिद्ध होता है कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। चलिए 5 6 7 जरूर यहाँ से नोट करिएगा, सभी के लिए विशेष है भाई। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय कौन था, कुमारगुप्त प्रथम। ये यहाँ से लेकर के चलना है, कुमारगुप्त प्रथम की बात आती है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, तो हरिशेण। किसका नाम आता है भाई, हरिशेण का नाम दर्ज होता है। किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्नों की मंडली निवास करती थी, तो 9 रत्नों की मंडली किसके दरबार में थी भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसको अभी हमने आपसे कहा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं भाई, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण करी हुई थी। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति किससे है, तो हरिशेण से संबंधित है। और हरिशेण दोस्तों ये समुद्रगुप्त के दरबार में था। समुद्रगुप्त के दरबार में इसकी उपस्थिति दर्ज होती है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। कर लेंगे सभी लोग भाई, पक्का। ये 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऐतिहासिक खंड का रिवीजन इन दिनों करवा रहे हैं, और हमने आपसे कहा था कि ऐतिहासिक खंड के जितने भी प्रश्न हम लोग यहाँ से करेंगे, ये एक लाइन में भले ही आप लेकर के चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये बड़े प्रभावशाली होंगे। क्या होंगे, बड़े प्रभावशाली रहेंगे। ये यहाँ से ध्यान रखना है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय के रूप में किसका नाम दर्ज होता है भाई, तो दादा भाई। किसका नाम दर्ज होता है, दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी का नाम दर्ज होएगा, यही है, ठीक है, पक्का। चलिए पहला पॉइंट तो सही हो गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो यही है भाई DBN, यानी दादा भाई नौरोजी ही हैं। वयोवृद्ध भारतीय जिनको आप कहते हैं, वयोवृद्ध
वयोवृद्ध भारती जिनको आप कहेंगे, ये काम इन्होंने ही किया था। DBN मतलब दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट से फटाक से इनको संकलित करिए अपने पास, या तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे भाई। हो जाएगा, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पर आइए। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल इनको अर्धनग्न फकीर कहता था। ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दोस्तों भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने इसको एक नारे के रूप में तब्दील कर दिया था, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों, तिलक ने इसका किया था प्रकाशन। मराठा और केसरी, केसरी ये है और इसके अलावा दोस्तों मराठा एवं केसरी, ये 2 चर्चित समाचार पत्र होते हैं भाई, ये तो आप सबको याद ही होगा। ठीक है सभी का, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पड़ाव पर आइए। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विद द लैंप, चलो भाई बताओ फटाक से। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम दर्ज होता है। किसका नाम दर्ज होता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम इसमें दर्ज होता है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह करके किसने संबोधित किया था? तो ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और जब बात आती है महात्मा की, तो महात्मा की बात जब आएगी तो ये हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं भाई, ध्यान रखना है। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पश्चिम भारत के क्षेत्र में काम किया था भाई? तो गोपाल हरि देशमुख का नाम दर्ज होता है। किसका नाम दर्ज होता है? गोपाल हरि देशमुख। खास करके दोस्तों इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था। तो गोपाल हरि देशमुख का नाम ये यहाँ से नोट करिएगा, गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोपाल हरि देशमुख साहब का नाम यहाँ से कर लेंगे भाई। हो जाएगा सभी का? चलिए फटाक से नोट करिए। हाँ, गोपाल हरि देशमुख हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र कौन सा था जो कि विशेष था? फिर आगे चल करके गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था। हालांकि दोस्तों ये यंग इंडिया था। यंग इंडिया समाचार पत्र है भाई, ध्यान रखना है। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का तो मधुसूदन दत्ता ने। किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने इसका अनुवाद किया था भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो इसको लिखा किसने था? दीनबंधु श्री ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? दीनबंधु श्री ने लिखा था। और इसी का अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। ये दोनों नाम यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि नील दर्पण मूल रूप से लिखा किसने? तो दीनबंधु श्री ने लिखा था। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो जब ये प्रकाशित किया गया था तो इसका नाम दोस्तों क्या रखा गया था? ये नाम था भारत भाग्य विधाता के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। पहले इसका नाम भारत भाग्य विधाता था, ये यहाँ से ध्यान रखना। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वही ईश्वर है? और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है मोहनदास करमचंद्र गांधी का। मोहनदास करमचंद्र गांधी, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट बनेगा भाई, ये ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का? पक्का।
हाँ, ये इतना करना है आप सभी को, भारत भाग्य विधाता, और ये स्टेटमेंट है मोहनदास करमचंद्र गांधी का।